हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों पर मानचित्र पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं जो कि भारत के प्रश्न होंगे, और उस पर परीक्षा के लिहाज से कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और हम शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से, जो हमने पिछले सप्ताह आपको दिया था कि कलासा बंडूरी परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना है। अब देखिए, इसमें कर्नाटक राज्य में महादई नदी के पानी को मालाप्रभा नदी में मोड़ने का प्रस्ताव है। अगला है कि महादई नदी अरब सागर में मिलने से पहले कर्नाटक और गोवा से होकर बहती है। फिर उसके बाद है महादई जल का मोड़ कर्नाटक और गोवा के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। फिर उसके बाद महादई या महदेई नदी भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी घाट से निकलती है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, यानी कि इसमें से 3 कथन सही होने वाले हैं। अब देखिए, यह जो पूरी की पूरी परियोजना है, इस परियोजना को ध्यान से समझिए। इस परियोजना में आपको दिखाई देंगी जो नदी है, मुख्य रूप से महादई नदी है वो ये है, और यह कर्नाटक से आप देखें तो आगे बढ़ रही है गोवा की तरफ। यहाँ पे कर्नाटक का क्षेत्र है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह गोवा का क्षेत्र है। अब यहाँ पर 2 बांध बने हुए हैं, एक बांध है बंडूरा और दूसरा बांध आपको दिखेगा दूसरी तरफ, और वो बांध आप देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। इसमें से जो यहां से पानी महादाई नदी का आगे जाता है, इस बांध की वजह से इस पानी में कहीं ना कहीं रोक देखने को मिलती है, रुकावट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कर्नाटक और गोवा के बीच में विवाद भी बनता है। तो यहां पे हम अगर कथन को देखें, जो स्टेटमेंट था जिसमें से महादई जल का मोड़ कर्नाटक गोवा के बीच विवाद का मुद्दा रहा है, ये बात सही है, और कर्नाटक और गोवा से होकर बहती है, ये बात भी सही है, और कर्नाटक राज्य में महादाई नदी के पानी को मालाप्रभा नदी में मोड़ने का प्रस्ताव है, तथ्यात्मक रूप से ये जानकारी भी सही है। अब यहाँ पे चौथी जानकारी देखिए कि महादई या महादई नदी भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी घाट से निकलती है। यहाँ पे अगर पश्चिमी घाट लिखा होता तो एक बार के लिए हम सोच भी सकते थे, लेकिन आप खुद सोचिए कहाँ कर्नाटक और गोवा के बीच में बात हो रही है और कहाँ पे पूर्वी घाट की बात यहाँ पर लिखी है। तो इसी वजह से यह जो हमारा जवाब है उसके लिहाज से डी ऑप्शन गलत है और वही हमारा सही जवाब है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। हिम नदों के आगे बढ़ने की कई घटनाओं के कारण यांगटी कुटी घाटी खबरों में थी, यह किस राज्य में स्थित है? देखिए, खबर भी आपको पता चल गई और सवाल क्या है। उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, किस राज्य की बात हो रही है? यांगटी कुटी घाटी के लिए यहां पर सही जवाब है, आप देखिए नए नक्शे पर, मैं जवाब तो बता सकता हूं लेकिन बेटर होगा, उत्तराखंड यह राज्य है। उत्तराखंड राज्य में एक जिला है यहां पर जिसका नाम है पिथौरागढ़। अब पिथौरागढ़ जिले में ही यांगटी कुटी मौजूद है। दरअसल आज से 1000 साल लगभग पहले की घटना का एक अध्ययन किया गया और यह बताया गया कि कुछ टेक्टोनिक घटना यहां पर हुई थी, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वहां पर उनकी दिशा हमेशा बदलते हुए दिखाई देती है, और यह वजह है टेक्टोनिक घटना होने की वजह से। तो ऐसी स्थिति में जवाब हमें मिल चुका है। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है? 1 म्यांमार है, फिर 2 नेपाल, तीसरा पाकिस्तान, चौथा श्रीलंका और 5वां भारत। आपको बताना है कि कौन सा मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है देश। ऑप्शन में ए 3 4 5, 1 2 3 4, 2 3 4 5 या उपरोक्त सभी। अब देखिए, मध्य एशियाई फ्लाईवे है कौन सा, आप रेड कलर से देख रहे हैं, उसके बीच का हिस्सा ये मध्य एशियाई फ्लाईवे है। जो ठंड का समय आता है, जैसे कि ठंड का समय जब आता है और यहां पर आप देखें उत्तरी गोलार्ध की तरफ, तो जो साइबेरिया का क्षेत्र है वहां पर बर्फ जम जाती है, पूरी तरह से ठंड बढ़ जाती है। अब वह साइबेरिया के क्षेत्र से जो पक्षी हैं वो इस तरफ दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, जैसे भारत की तरफ बढ़ेंगे, दक्षिण एशिया की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा जो रास्ता है इसको क्या कहा जाता है? इसको यही कहा जाता है जो मैंने आपसे कहा, मध्य एशियाई फ्लाईवे। अब आप देखिए, ये रेड कलर से जितना भी कवर किया गया है मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है, तो जितने देश इसके अंदर आएंगे वे सारे के सारे देश होंगे। कुल देशों की संख्या देखिए तो 30 देश हैं, 622 वाटर बॉडी इसके अंदर का आती है। अब जो ऑप्शन है म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत। अब आप देखिए, म्यांमार भी आपको दिखेगा, पाकिस्तान भी दिखेगा, भारत भी दिखेगा, अफगानिस्तान भी दिखेगा, श्रीलंका भी दिखेगा, नेपाल भी दिखेगा, सारे देश दिखते हैं। इसका मतलब कि यहां पर सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी।
अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लद्दाख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, लद्दाख रेंज काराकोरम रेंज का दक्षिण पूर्वी विस्तार है। दूसरा है, रूपशु खारी झीलें लद्दाख में स्थित हैं। आपको क्या बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या से विकल्प सही है या है। अब देखिए बात क्या की गई है, लद्दाख रेंज काराकोरम रेंज का दक्षिण पूर्वी विस्तार है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यह लद्दाख रेंज है और यह काराकोरम रेंज है। अब इसका दक्षिण पूर्वी विस्तार आप देख सकते हैं, इसके दक्षिण में है और पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्वी विस्तार है। तो यह जो स्टेटमेंट पहला वाला है सही है। फिर दूसरा देखिए, रूपशु खारी झीलें लद्दाख में स्थित हैं। क्या रूपशु खारी झीलें हैं लद्दाख में? पास से देखते हैं जरा सा। अब आप देखिए यहां पे रूपशु खारी झीलें हैं, लद्दाख में ही स्थित है क्योंकि यह लद्दाख का ही नक्शा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और लद्दाख में यह जो रूपशु झील है यह खारे पानी की झील है, दोनों के दोनों। और कौन सी महत्वपूर्ण झील है लद्दाख की जो आपको याद आ रही है और खारे पानी की ही है? चलिए बताइए, जवाब दीजिए कमेंट में। तब तक के लिए इसका जो सही जवाब है यह है कि दोनों ही जब कथन सही है तो हम क्या कहेंगे, सी, 1 और 2 दोनों विकल्प सही हैं। अब उसके बाद देखते हैं अगले सवाल की तरफ। देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, पिछले 4-5 सालों में दूसरी बार प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर गए हैं, उसी से जुड़ी हुई खबर है। अब चलिए सवाल पे आते हैं। देविका नदी लद्दाख के उधमपुर जिले में सुध महादेव मंदिर से निकलती है। उसके बाद यह पाकिस्तान में रावी नदी में मिल जाती है। फिर है यह उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है। फिर चौथा है, नमामि गंगा अभियान से प्रेरित इस पहल का उद्देश्य पवित्र देविका नदी की शुद्धता और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको बताना है कितने कथन इसमें सही हैं। कौन कौन से नहीं पूछ रहा है, कितने पूछ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। पता चला कि आपने ध्यान नहीं दिया, केवल 2 लिखा, आपको लगा ये है, यही सही है, बाकी गलत है, आपने गलत टिक कर दिया। तो ऑप्शन में यह पूछता क्या है, यह भी जानना है। अब देखिए यहाँ पे देखना है कितने कथन हमें सही देखने हैं, तो गलत कौन है ये भी पहचानना पड़ेगा। पहले से शुरू करते हैं। देविका नदी लद्दाख के उधमपुर जिले में सुध महादेव मंदिर से निकलती है। देखिए जो देविका नदी की बात की जा रही है यह लद्दाख में नहीं है, यह जो है जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। आप देखिए लद्दाख का क्षेत्र इधर है, यहां पर सीमा भी दिख रही है और यह जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। दरअसल यहां पे अगर सिर्फ इतना किया जाए कि लद्दाख की जगह हम जम्मू कश्मीर मान लेते तो देविका नदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुध महादेव मंदिर से निकलती है। अगर ऐसा होता तो यह बात सही होती, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए यह बात गलत है। यह पाकिस्तान में रावी नदी में मिल जाती है। अब देखिए यह जो देविका नदी है इसकी बात यह है, यह कुछ इस प्रकार की नदी है कि कुछ समय के लिए आगे धरती पे दिखाई देती है, फिर नहीं दिखती है, फिर थोड़ी देर बाद आगे कहीं निकलती है, मतलब पैचेस के रूप में ये दिखाई देती है। तो आगे चल के यह पाकिस्तान में रावी नदी से मिल जाती है। बीच बीच में दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका क्रम जो है अगर पकड़ने को देखा जाए कि क्रम कहाँ किस दिशा में बढ़ रहा है तो वह रावी नदी की तरफ दिखाई देता है और रावी नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पे जो विकल्प हमें दिखे थे, यानी कि स्टेटमेंट दिखा था रावी नदी मिल जाती है, यह भी सही है। फिर है यह उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है, तो यह स्टेटमेंट भी तथ्यात्मक रूप से सही है। अब चौथा देखते हैं। नमामि गंगा अभियान से प्रेरित इस पहल का उद्देश्य पवित्र देविका नदी की शुद्धता और स्वास्थ्य की रक्षा करना है। बिल्कुल, इसी वजह से इसे पुनर्जीवन देने की प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला सही नहीं था। तो 3 कथन गलत थे और कितने कथन सही है पूछा है, तो हम ऐसे में यानी कि 3 सही है और पहला वाला गलत है। तो 3 सही तो हम क्या बोलेंगे, केवल 3 सही है। पहला वाला क्यों गलत है, क्योंकि वहां पे लद्दाख लिखा है, अगर जम्मू कश्मीर होता तो सही होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया? देखिए जम्मू कश्मीर से एक और खबर है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कहां हो रहा है? जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस प्रकार का पुल है? यह रेलवे पुल है। इतनी सारी बातें तो हमें सवाल से मिल गई। अब देखिए ऑप्शन है चिनाब, रावी, झेलम और सिंधु। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही जवाब है। तो जो सही जवाब है, चलिए यहां पे देखिए, यह जो नदी जा रही है, यह जो नदी है यह है चिनाब नदी। और इस चिनाब नदी के ऊपर से देखिए एक बड़ा सा आर्क दिखाई दे रहा है, सिंगल आर्क में बना हुआ। यह अपने आप में बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा रेलवे पुल है। सिंगल आर्क में है, सबसे बड़ा है और लंबाई देखें तो 1.3 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है इस पुल की। और ऊंचाई की बात करें तो 133.7 मीटर है।
और बात की जाए ऊंचाई के मामले में तो जो पेरिस का आईफिल टावर है उससे भी ऊंचा है यह रेलवे पुल, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और है कहां पे? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के ऊपर है? तो आप बोलेंगे चिनाब नदी के ऊपर है। चलिए अगला सवाल, पाल घाट गैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अक्सर पूर्वी घाट में एक महत्वपूर्ण विच्छेदन कहा जाता है। फिर दूसरा है, यह नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों को अलग करती है। फिर तीसरा है, भरतपुझा नदी पालघाट गैप से होकर बहती है। आपको बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही है और या फिर सही हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट, तीसरे स्टेटमेंट। अब पहला बोला है अक्सर पूर्वी घाट में एक महत्वपूर्ण विच्छेदन कहा जाता है। देखिए इस भारत के नक्शे पर पाल घाट अगर आप देखेंगे गैप यहां पर दिखेगा मुख्य रूप से, और यह आप दरअसल देखें तो यह पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? और यहां पे क्या कह रहा है? पूर्वी घाट, तो यह बात तो यहीं पे गलत हो गई। फिर उसके बाद यह नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों को अलग करते। क्या सच में ऐसा है? जरा और पार से देखते हैं। अब देखिए यहां पे यह नीलगिरी है, यहां पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे अनामलाई है, और बीच में यह जो क्षेत्र है यह वही पालघाट का क्षेत्र है। अब इस तरह से देखा जाए तो नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों को अलग कर रहा है कौन? पालघाट। लेकिन है कहां पे? पूर्वी घाट में नहीं है, पश्चिमी घाट पे है। फिर तीसरा है, भरतपुझा नदी पालघाट गैप से होकर बहती है। देखिए इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन यह जो पालघाट गैप है इसी क्षेत्र पर भरतपुझा नदी बहती है। तथ्यात्मक रूप से यह जानकारी सही है। तो इस तरह से अगर देखें हम, तो हमें जितने स्टेटमेंट सही मिले इस सवाल में कौन कौन से हैं? हमें मिला है दूसरा और तीसरा, लेकिन पहला जो है वह सीधे सीधे गलत हो गया। तो कितने कथन सही हैं? केवल 2, यानी कि बी यहां पे सही जवाब होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों पर विचार कीजिए। अब एक नदी के बारे में बात हो रही है, ये दोनों स्टेटमेंट उस नदी से जुड़े हुए हैं। अब आप बताइएगा कि कौन सी वह नदी है। इसका उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जिरी, चिरी, मोधुरा, जातिंग, हरंग, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई, सोनाई और कटाखल है। अगला है, यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। छठा राष्ट्रीय जलमार्ग विस्तार इसी नदी पर है। छठा राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 6 और दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली उत्तर पूर्वी क्षेत्र की, उत्तर पूर्वी भारत की। चलिए अब देखते हैं कौन सी नदी है। 4 ऑप्शन है, बराक नदी है, तीस्ता नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है या तो फेनी नदी है। इसका जो सही जवाब है उसके लिए हमें नक्शे पर देखें तो मणिपुर में जो मणिपुर की पहाड़ी है वहां से नदी यहां पे दिखेगी और नदी का नाम है बराक। अब देखिए ये आगे बढ़ेगी और असम की तरफ जाएगी, और इसका संबंध जिन जिन राज्यों से है उसकी अगर हम बात करें तो वो राज्य कौन से हैं? आप मणिपुर पहाड़ियों से तो शुरू हो रही है, लेकिन संबंधों की बात करें तो इसका संबंध होगा मणिपुर के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो सहायक नदियां इसकी देखने को मिलेंगी, वह मिजोरम की मिलेगी, त्रिपुरा की मिलेगी, और स्वयं चूंकि असम क्षेत्र में यह नदी बहते हुए जा रही तो असम की नदियां मिलेंगी। तो मणिपुर की भी हैं कुछ सहायक नदियां, और जितनी भी सहायक नदियों की बात हुई है अब देखिए सोनाई, चिरी, रुकनी, ये सारी की सारी नदियों के नाम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन ये सारी नदियों जो है कुल 4 राज्यों से आती हुई हैं, मिल रही हैं, और यह शुरुआत कहां से होती है? मणिपुर से, और असम में बहती हुई आगे बढ़ जाती है, बांग्लादेश में पहुंच जाती है। बांग्लादेश में पहुंचने के पहले यह जो नदी है 2 क्षेत्रों में बढ़ जाती है। यह बराक नदी तंत्र 2 क्षेत्रों में बढ़ता है, स्पेशली नदी की बात हो रही है। तो पहली जो नदी है वह है सुरमा, और दूसरी जो नदी वह क्या है? कुशियारा। तो आपसे कोई पूछे कि जो बराक नदी है बांग्लादेश में पहुंचने के पहले किन 2 नदियों में बदलती है, तो आप कहेंगे कुशियारा और सुरमा नदी। ध्यान रहेगा आपको निश्चित तौर पर। तो ये जो मुख्य बातें थी इसमें हमें ये बात समझ में आई कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिखाई देता है। अब दूसरा स्टेटमेंट है यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। बिल्कुल दूसरी है, तथ्यात्मक रूप से यह जानकारी सही है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से यह भी समझ में आता है कि एक नदी प्रणाली और है जो पहले नंबर पे है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है। आपको बिल्कुल अंदाजा लग रहा होगा, गेस भी करेंगे तो आप पकड़ लेंगे कौन सी नदी है। और छठा राष्ट्रीय जलमार्ग देखिए, बिल्कुल छठा राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। अब आप ध्यान दीजिए जरा, छठा राष्ट्रीय जलमार्ग यह जो है यह कहां से कहां तक जाता है? लखीपुर से भांगा तक जाता है, भानगा तक, और यह कुल 121 किलोमीटर है।
और जिन 4 राज्यों की मैंने बात की थी, मुख्य रूप से वो जो 4 राज्य हैं उनका संबंध उन सहायक नदियों से ज्यादा है इस नेशनल वाटर 6 से, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 से है। तो देखिए ये यही है, शुरू होता है कहां से कहां तक जा रहा है, ये नहीं है, ये तो दूसरा है, यहां पर है, यहां पर जो है जो नेशनल वाटर 6 है इस जगह पर मिलेगा। और यह कहां से शुरू हो रहा है, तो एक तरफ आप देखेंगे मणिपुर में, एक दिशा से बांग्लादेश की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरी दिशा में, तो यहां पे कुल लंबाई 121 किलोमीटर है। और याद रखिएगा किस नदी की बात होती है, तो बराक नदी की बात होती है। और किन 4 राज्यों की इसमें बात होगी, तो असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जिनका संबंध है। ध्यान रखिएगा 4 राज्य कौन से हैं, एक तो असम है जिसमें यह नदी है, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन्हीं का संबंध है राष्ट्रीय जलमार्ग 6 से। और जो सहायक नदियों की बात की थी, कुछ एक्स्ट्रा भी सहायक नदियां अलग अलग राज्यों से हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपको दिख रही हैं इस नक्शे पर वो है, ये हैं, लेकिन अलग से भी कुछ आती हुई दिखाई देती हैं जो मुख्य रूप से नहीं जाहिर हो रही हैं। अब चलते हैं, चलिए हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुझे लगता है इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। इसके जवाब में हमें यह देखना था कि कौन कौन से कथन यहां पर हमें बताते हैं कि नदी कौन सी है, तो नदी मिल गई थी हमें बराक नदी। अब चलिए अगला सवाल है, कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह केरल से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के साथ तमिलनाडु से होकर बहती है और पुदुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी विवाद में 4 राज्य शामिल हैं। देखिए 3 स्टेटमेंट है और हमें बता रहा है कितने कथन सही नहीं है, यानी कि कितने कथन गलत हैं। कौन कौन से गलत है हमें देखना होगा, या तो एक हो सकता है या तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, या तो कोई भी हो सकता है शायद गलत ना हो। पहला देखिए, यह पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। देखिए जो कावेरी नदी है वह पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक से। अब उसके बाद यह कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। और कुल अगर बात की जाए कहां कहां से होकर गुजरती है, वह हमारे अगले स्टेटमेंट के हिसाब से पता चल जाएगा। लेकिन पहला स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया है कि सही है, और दूसरा है यह केरल से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के साथ तमिलनाडु से होकर बहती है और पुदुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में यह जहां गिर रही है यहां पर पुदुचेरी है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा देखिए, कावेरी नदी विवाद में 4 राज्य शामिल हैं, तो इसमें देखिए अब कावेरी नदी विवाद में नदी तंत्र को पूरा शामिल करना पड़ेगा। तो कावेरी नदी तंत्र में जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो कर्नाटक ही हो गया जो जहां से निकल रही है, उसके बाद तमिलनाडु भी साफ साफ दिखता है, फिर पुदुचेरी से होते हुए बे ऑफ बंगाल में तो पहुंचती है, लेकिन यहां पर केरल भी है जो नदी तंत्र का पार्ट है। आप देखिए कुछ हिस्सा आपको नदी तंत्र का उसका यहां पे यह जो केरल का क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो दिखाई देगा। तो कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और पुदुचेरी के बीच का है। लेकिन मामला यह है कि जो 3 तो राज्य हैं लेकिन पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो अगर आप टिक करना चाहें तो टिक तो कर देंगे कि भाई 4 राज्य ये भी हमें सही लगता है, लेकिन आप अपनी मर्जी से टिक कर देंगे, लेकिन जवाब को इसका गलत माना जाएगा, क्योंकि सही जवाब है वो है कि 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब मर्जी से आप टिक कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि फिर आप गलत टिक कर रहे हैं। तो इस तरह से हुआ कि यह जो स्टेटमेंट था गलत है, दूसरा हमें मिल गया था कि सही है, पहला हमें मिल गया था सही है। तो कितने कथन यहां पर सही नहीं है, तो केवल एक कथन यहां पे सही नहीं है, पहला और दूसरा तो सही है, तो यहां पे ए को हम सही टिक कर देंगे। अब उसके बाद आती है सवाल, जो आखिरी सवाल है वह होगा हमारा अभ्यास प्रश्न। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मिजोरम जिसने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, फवांगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। फिर दूसरा देखिए कि कोलोडाइन नदी फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी हिस्से में बहती है और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। सही विकल्प चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो, या तो ना तो एक ना तो दो। आप अपना जवाब जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक जरूरी सूचना, आप में से कोई विद्यार्थी अगर यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं जो कि अगले महीने होने वाली है, तो दृष्टि पीसीएस चैनल पर जाएंगे तो वहां पे आपको टारगेट यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 सीरीज दिखाई देगी। उस प्लेलिस्ट पर करंट अफेयर बीते 1 साल का बहुत कम समय पे हमने कवर किया है। तो 2-3 वीडियो आ चुके हैं और हर दिन 7 बजे शाम को वीडियो आ रहे हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभदायी होंगे।
इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए फिर से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।